जब भी कोई पितृसत्ता की बात करता है तो बहुत से लोग डिफेंसिव हो जाते हैं। वे कहते हैं क्या हर पुरुष गलत है, क्या सारी गलती पुरुषों की है। और यहीं से पूरी बहस गलत दिशा में चली जाती है, क्योंकि सबसे पहले हमें एक बात समझनी होगी, पैट्रियार्की इज नॉट अ जेंडर, इट इज अ माइंडसेट। जी हाँ, पितृसत्ता का मतलब पुरुष नहीं है। पितृसत्ता का मतलब है एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था जहां पावर, डिसीजन, कंट्रोल और अधिकार को मुख्य रूप से पुरुषों से जोड़कर देखा जाता है और महिलाओं से अपेक्षा की जाती है कि वो आज्ञाकारी रहे, समझौता करे और तय की गई सीमाओं के भीतर जीवन बिताए। ध्यान रखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि हर पुरुष पितृसत्तात्मक होता है और ये भी नहीं है कि हर महिला बराबरी की पक्षधर होती है, क्योंकि अगर कोई महिला भी दूसरी महिला से कहती है कि बहू हो सहना सीखो, पति परमेश्वर होता है, लड़की होकर इतनी जोर से मत बोलो, तो वो भी उसी सोच को आगे बढ़ा रही है। यानी ऐसा आदेश देने वाली महिला भी पितृसत्ता की शिकार है। समस्या व्यक्ति नहीं, माइंडसेट है। लेकिन अब एक दूसरा सवाल, अगर पितृसत्ता केवल मानसिकता है तो फिर ये मानसिकता आई कहां से? क्या ये आसमान से उतरी? क्या बच्चे इसे लेकर पैदा होते हैं? नहीं, कोई बच्चा स्त्री विरोधी पैदा नहीं होता, उसे बनाया जाता है धीरे धीरे घर में, स्कूल में, समाज में और कई बार धार्मिक और सांस्कृतिक व्याख्याओं के माध्यम से। जब एक बेटे से कहा जाता है तू घर का वारिस है और बेटी से कहा जाता है तुझे तो एक दिन दूसरे के घर जाना है, तो बस यहीं से बराबरी खत्म होनी शुरू हो जाती है। जब बेटे की पढ़ाई में निवेश कहा जाता है और बेटी की पढ़ाई को खर्च कहा जाता है तो पितृसत्ता वहीं दिखाई देती है। जब बेटे की गलती को लड़के हैं, गलती हो जाती है कहकर माफ कर दिया जाता है, लेकिन बेटी के चरित्र पर सवाल उठने लगते हैं, तो समझ लीजिए समस्या कानून नहीं है, सोच की है। साथियों, इतिहास उठाकर देखिए, दुनिया के अधिकांश समाज लंबे समय तक पुरुष प्रधान रहे हैं, अब भी हैं। राजसत्ता, युद्ध, संपत्ति, अधिकांश धार्मिक संस्थाएं और बड़े सामाजिक निर्णय लंबे समय तक मुख्यतः पुरुषों के हाथों में रहे हैं। इस ऐतिहासिक वास्तविकता का असर समाज की संरचनाओं और मान्यताओं पर भी पड़ा। लेकिन इतिहास का मतलब ये नहीं है कि भविष्य भी वैसा ही होगा। अगर इंसान ने गुलामी खत्म की, अगर लोकतंत्र स्थापित किया, अगर जाति और नस्ल के खिलाफ आवाज उठाई, तो पितृसत्ता को भी चुनौती दी जा सकती है। और ये काम महिलाएं अकेले नहीं कर सकती। इस लड़ाई में पुरुषों की भी उतनी ही जिम्मेदारी है, क्योंकि समानता जीरो सम गेम नहीं है। अगर महिलाओं को बराबरी मिलेगी तो पुरुषों से कुछ छिनेगा नहीं, बल्कि पूरा समाज बेहतर होगा। याद रखिए, जिस समाज में महिलाओं को बराबरी नहीं मिलती, वो समाज अपनी आधी आबादी की प्रतिभा खो देता है, और जो समाज अपनी आधी आबादी की क्षमता खो देता है वो कभी पूरी तरह विकसित नहीं हो सकता। इसलिए आज का सवाल ये नहीं है कि पुरुष अच्छे हैं या बुरे, सवाल यह है कि क्या हम बराबरी में विश्वास करते हैं। और अगर जवाब हाँ है तो हमें पितृसत्ता पर सवाल उठाने होंगे, चाहे वो हमारे घर में हो, हमारी भाषा में हो, हमारी परंपराओं में हो या हमारे अपने व्यवहार में, क्योंकि समाज बदलने की शुरुआत हमेशा एक सवाल से शुरू होती है, और आज वो सवाल पूछने का समय आ गया है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, अगर सचमुच हमारा समाज लड़का और लड़की को बराबर मानता है तो फिर दोनों की परवरिश अलग अलग क्यों होती है? आखिर क्यों बेटों से कहा जाता है कि बाहर जाओ दुनिया देखो और बेटी से कहा जाता है ज्यादा बाहर मत निकलो? क्यों बेटे को बचपन से स्वतंत्रता सिखाई जाती है और बेटी को सावधानी? अब यहाँ एक बात बिल्कुल साफ कर दूं, सुरक्षा सिखाना गलत नहीं है। हर माता पिता अपने बच्चों की सुरक्षा चाहते हैं, लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब सुरक्षा के नाम पर सिर्फ लड़कियों की आजादी सीमित कर दी जाती है और लड़कों को ये नहीं सिखाया जाता कि हर लड़की का सम्मान कैसे करना है। ये डबल स्टैंडर्ड है। साथियों, अक्सर हम कहते हैं कि समाज खराब है, लेकिन समाज कोई अलग चीज नहीं है। समाज मैं हूं, आप हैं, हम सब हैं। अगर घर में बेटा प्लेट उठाए और कोई कह दे कि अरे ये तो लड़कियों का काम है, तो समझ लीजिए पितृसत्ता वहीं जिंदा है। अगर किसी लड़की से कहा जाए कि इतना मत पढ़ो, ऐसे मत बोलो, आखिर शादी ही तो करनी है, तो समझ लीजिए पितृसत्ता वहीं बैठी हुई है। अगर किसी लड़के से कहा जाए कि मत रो, लड़के रोते नहीं है, मर्द को दर्द नहीं होता, तो समझ लीजिए पितृसत्ता उसी बच्चे को भी नुकसान कर रही है। यानी ये व्यवस्था केवल महिलाओं को कैद नहीं रखती,
पुरुषों को भी एक तय सांचे में बंद कर देती है। लेकिन अक्सर लोग कहते हैं कि पुरुष और महिलाओं का शरीर अलग अलग है, इसलिए बराबरी संभव नहीं है। लेकिन यहाँ समझने की जरूरत है कि जैविक अंतर और समान अधिकार को मिला देते हैं। बराबरी का मतलब ये नहीं है कि दोनों का शरीर एक जैसा हो। बराबरी का मतलब है दोनों को समान अधिकार मिले, समान अवसर मिले, समान सम्मान मिले। अगर शारीरिक ताकत ही अधिकार तय करती तो कमजोर पुरुषों, बुजुर्गों या दिव्यांग लोगों के भी कम अधिकार होने चाहिए थे। लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए जैविक अंतर प्रकृति का हिस्सा है, जबकि बराबरी संविधान और इंसानियत का सिद्धांत है। दोनों अलग अलग बातें हैं। अब जरा भाषा पर ध्यान दीजिए। हम हर रोज ऐसे वाक्य सुनते हैं कि मर्द बनो, औरतों जैसी हरकत मत करो, वाइफ को कंट्रोल में रखना चाहिए। पहली नजर में ये मजाक लग सकते हैं, लेकिन समाज शास्त्र हमें बताता है कि भाषा केवल शब्द नहीं होती। भाषा हमारी सोच को भी आकार देती है। अगर बार बार यही कहा जाएगा कि पुरुष का मतलब है ताकत और महिला का मतलब है कमजोरी, तो धीरे धीरे यही सोच सामान्य लगने लगेगी। इसलिए बदलाव भाषा से भी शुरू होता है। अब बात करते हैं परिवार की। कई लोग सोचते हैं कि पितृसत्ता का मतलब है घर में पुरुष का अत्याचारी होना, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है। कई घरों में पिता बहुत सहयोगी होते हैं, लेकिन परिवार की दूसरी परंपराएं वही सोच दोहराती रहती हैं। बहू सबसे पहले उठेगी, सबको खाना खिलाएगी, सबके बाद खाएगी। अगर नौकरी करती है तो घर की पूरी जिम्मेदारी भी उसी की, और अगर थक जाए तो कहा जाएगा हमने भी तो किया है। यहीं पर एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को वही बोझ सौंप देती है जो उसने खुद उठाया था। और यही वजह है कि कई बार महिलाएं भी अनजाने में पितृसत्तात्मक सोच को आगे बढ़ाती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि महिलाओं ने ये व्यवस्था बनाई। इतिहास में ज्यादातर समाजों की राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक संस्थाओं में निर्णय लेने की शक्ति लंबे समय तक मुख्यतः पुरुषों के पास रही है। इसलिए समाज के नियम भी अक्सर उसी नजरिए से बने। पुरुषों ने ही समाज के नियम बनाए, जिसमें महिलाओं की भूमिकाएं सीमित थी। आज जरूरत इस बात की है कि हम उन नियमों और परंपराओं की आलोचनात्मक समीक्षा करें, क्योंकि किसी भी परंपरा का सम्मान तभी तक होना चाहिए जब तक वो किसी इंसान की गरिमा और बराबरी का सम्मान करती हो। अगर कोई परंपरा किसी को सिर्फ उसके जेंडर की वजह से कम अधिकार देती है तो उस पर सवाल पूछना समाज विरोध नहीं है, बल्कि समाज को बेहतर बनाने की कोशिश है। साथियों, एक और बात करते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि अब तो महिलाओं को बराबरी मिल गई है, फिर फेमिनिज्म की क्या जरूरत है। अगर सचमुच बराबरी पूरी तरह मिल गई होती तो क्या आज भी कार्यस्थलों पर वेतन के अंतर, घरेलू हिंसा, दहेज से जुड़े अपराध, ऑनर किलिंग, ऑनलाइन ट्रोलिंग और महिलाओं की सुरक्षा जैसे मुद्दों पर इतनी चर्चा होती? बराबरी का मतलब केवल कानून में समान अधिकार होना नहीं है। बराबरी का मतलब है रोजमर्रा की जिंदगी में भी समान सम्मान मिलना, समान अवसर मिलना, बिना डर के जीने की आजादी मिलना, अपनी पसंद के फैसले लेने की आजादी मिलना। और सबसे जरूरी बात, अगर कोई महिला या पुरुष पितृसत्ता की आलोचना करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पुरुषों से नफरत करता है। वो केवल उस सोच की आलोचना कर रहा है जो किसी भी इंसान को उसके जेंडर के आधार पर ऊपर या नीचे रखती है। याद रखिए, इक्वलिटी इज नॉट एंटी मैन, इक्वलिटी इज एंटी डिस्क्रिमिनेशन। यानी कि बराबरी पुरुषों के खिलाफ नहीं है, भेदभाव के खिलाफ है। और जब तक ये बात समाज नहीं समझेगा तब तक बहस मुद्दे पर नहीं, भावनाओं पर होती रहेगी। साथियों, जरा कल्पना कीजिए, एक लड़की अपने परिवार से कहती है मैं अपने पसंद का करियर चुनना चाहती हूँ, अपने पसंद का काम करना चाहती हूँ, मैं शादी नहीं करना चाहती, या मैं अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेना चाहती हूँ। अब सवाल ये है, क्या हर परिवार उसकी बात सुनता है? कुछ परिवार सुनते हैं और यही उम्मीद की किरण है। लेकिन ज्यादातर परिवारों में आज भी लड़की की इच्छा से पहले समाज की राय पूछी जाती है। यही से शुरू होती है कंट्रोल की राजनीति। पितृसत्ता का सबसे बड़ा उद्देश्य हमेशा हिंसा नहीं होता, उसका सबसे बड़ा उद्देश्य होता है कंट्रोल। तुम क्या पहनोगी, कहाँ जाओगी, किससे बात करोगी, कब घर लौटोगी, शादी कब करोगी, बच्चे कितने पैदा करोगी, बच्चे कब करोगी। अगर किसी इंसान की जिंदगी के हर फैसले पर कोई दूसरा अधिकार जताने लगे तो ये प्यार नहीं है, कंट्रोल है, एक्सप्लॉयटेशन है। और प्यार और कंट्रोल दोनों एक साथ कभी नहीं चल सकते। अब सोशल मीडिया की बात करते हैं। आज इंटरनेट ने हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का मंच दिया है, लेकिन क्या आपने एक बात नोटिस की है?
जब भी कोई महिला राजनीति पर बोलती है, धर्म पर सवाल उठाती है, संविधान की बात करती है या महिलाओं के अधिकारों की बात करती है, तो बहुत बार उसके तर्कों का जवाब तर्क से नहीं दिया जाता। सबसे पहले उसके चरित्र पर हमला होता है, उसके कपड़ों पर टिप्पणी होती है, उसे गालियां दी जाती हैं, उसे चुप कराने की कोशिश की जाती है। क्यों? क्योंकि जब तर्क कम पड़ जाते हैं तो अपमान को हथियार बना लिया जाता है, जेंडर को हथियार बना लिया जाता है, महिला होने पर उसके चरित्र पर सवाल उठाया जाता है। ये केवल ऑनलाइन ट्रोलिंग नहीं है, ये एक सामाजिक मानसिकता का विस्तार है। और सबसे दिलचस्प बात, कई लोग कहते हैं कि इतनी आजादी मिल गई है, फिर भी शिकायत क्यों? मैं उनसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहती हूँ, अगर बराबरी सचमुच पूरी हो चुकी है तो फिर किसी महिला की सफलता पर आज भी ये क्यों पूछा जाता है कि घर कैसे संभालोगी? लेकिन किसी पुरुष से ये सवाल शायद ही पूछा जाता है। अगर कोई महिला महत्वाकांक्षी हो तो उसे सेल्फिश कहा जाता है। अगर वही महत्वाकांक्षा किसी पुरुष में हो तो उसे महत्वाकांक्षी कहा जाता है। अगर कोई महिला शादी न करने का फैसला ले तो उसे चरित्रहीन कहा जाता है। अगर कोई पुरुष बिना शादी के रहने का फैसला ले तो उसे स्वतंत्र कहा जाता है। यानी काम वही है लेकिन जजमेंट अलग अलग, और यही डबल स्टैंडर्ड है। साथियों, हमारे समाज में एक शब्द बहुत इस्तेमाल होता है, इज्जत। लेकिन सोचिए, इज्जत आखिर किसकी? क्या इज्जत सिर्फ बेटी के कपड़ों में होती है, सिर्फ उसकी शादी में होती है, सिर्फ उसके व्यवहार में? क्या परिवार की इज्जत बेटे के व्यवहार से नहीं जुड़ती? अगर एक बेटा हिंसा करे तो क्या वो परिवार की इज्जत नहीं गिराता? अगर वो रिश्वत ले, झूठ बोले, अपराध करे तो क्या वो बेइज्जती की बात नहीं है? फिर क्यों समाज ने इज्जत का इतना बड़ा बोझ मुख्य रूप से महिलाओं के कंधों पर डाल दिया? यही वो सोच है जिसे पहचानने की जरूरत है। अब एक और जरूरी बात, पितृसत्ता का विरोध करने का मतलब पुरुषों से नफरत करना नहीं है, बल्कि उन पुरुषों के साथ खड़ा होना है जो बराबरी में विश्वास करते हैं, जो अपनी बेटी और बेटे को एक जैसी शिक्षा देते हैं, जो घर के काम को केवल महिलाओं का काम नहीं मानते, जो अपनी पत्नी के सपनों का सम्मान करते हैं, जो परमिशन नहीं पार्टनरशिप में विश्वास करते हैं। ऐसे पुरुष पितृसत्ता के प्रतिनिधि नहीं होते, बल्कि बदलाव के साथी हैं। और उन महिलाओं के बारे में भी बात करनी होगी जो दूसरी महिलाओं से कहती हैं, हमने भी सहा है, तुम भी सहो। नहीं, अगर आपने अन्याय सहा तो अगली जनरेशन को भी वही अन्याय देना कोई परंपरा नहीं है, वो केवल अन्याय को आगे बढ़ाना है। असली बदलाव तब होगा जब हर पीढ़ी पिछली पीढ़ी की गलतियों को दोहराने के बजाय उन्हें सुधारने का साहस दिखाएगी। समाज तब नहीं बदलता जब केवल कानून बदलते हैं। समाज तब बदलता है जब लोग अपने घरों में, अपने बच्चों की परवरिश में, अपनी भाषा में, अपने मजाक में और अपने व्यवहार में बदलाव लाते हैं। इसलिए अगर सचमुच पितृसत्ता को खत्म करना चाहते हैं तो शुरुआत संसद से नहीं, अपने घर से करनी होगी। बेटी से नहीं, बेटों से भी वही उम्मीद रखनी होगी जो बेटी से रखते हैं। सम्मान, जिम्मेदारी और संवेदनशीलता, यही नए समाज की नींव होगी। इतिहास हमें बहुत जरूरी बात सिखाता है, समाज कभी अपने आप नहीं बदलता। समाज तब बदलता है जब कुछ लोग लोकप्रिय होने की जगह सही होने का साहस चुनते हैं। जब सावित्रीबाई फुले लड़कियों को पढ़ाने निकली तब उन पर फूल नहीं बरसाए गए, पत्थर, कीचड़, गोबर फेंका गया, लेकिन उन्होंने पढ़ाना बंद नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता था अगर एक लड़की पढ़ेगी तो केवल एक इंसान नहीं, पूरी पीढ़ी बदलेगी। जब पेरियार ने स्त्री शिक्षा और जातिगत भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई तो उनका भी विरोध हुआ, लेकिन उन्होंने समाज से एक सवाल पूछा, अगर एजुकेशन पर सिर्फ कुछ लोगों का अधिकार होगा तो बराबरी कैसे आएगी? इसी तरह बाबा साहब अम्बेडकर ने महिलाओं के अधिकारों को केवल सामाजिक नहीं, संवैधानिक मुद्दा बनाया। ये बार बार कहते थे, मैं किसी समाज की प्रगति का आकलन उसकी महिलाओं की प्रगति से करता हूँ। अब जरा इस वाक्य को समझिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि किसी देश की ताकत उसकी सेना से मापो, उन्होंने ये भी नहीं कहा कि उसकी अर्थव्यवस्था से मापो। उन्होंने कहा महिलाओं की स्थिति देखो, क्योंकि जहां महिलाओं को बराबरी नहीं मिलती वहां लोकतंत्र अधूरा रह जाता है। और ज्योतिबा फुले ने तो साफ कहा था, जब तक स्त्री को स्वतंत्र इंसान नहीं माना जाएगा तब तक समाज वास्तव में आधुनिक नहीं बन सकता। साथियों, इन समाज सुधारकों की बातों में एक बात समान थी, उन्होंने किसी जेंडर से नफरत नहीं की, उन्होंने अन्याय का विरोध किया। यही फर्क हमें भी समझना होगा। अब जरा अपने घर के बारे में सोचिए। अगर आज भी बेटी से कहा जाता है कि भाई को खाना परोस दो, लेकिन बेटे से
कभी ये नहीं कहा जाता कि आज तुम सबके लिए खाना बना दो, खाना परोस दो। तो बदलाव की शुरुआत यहीं से करनी होगी। अगर बेटी से कहा जाता है कि घर जल्दी आना, तो बेटे से भी यही कहा जाना चाहिए, दूसरों की सुरक्षा और सम्मान की जिम्मेदारी समझो। अगर बेटी से कहा जाता है कि अपना करियर बनाओ, तो उसकी शादी को उसकी उपलब्धि का अंतिम लक्ष्य मत बनाइए। और अगर बेटा रोता है, तो उसे मत कहिए कि मर्द बनो, उसे गले लगाइए, क्योंकि इंसान होना मर्द होने से पहले आता है। साथियों, पितृसत्ता को खत्म करने का मतलब परिवार को तोड़ना नहीं है, बल्कि परिवार को बराबरी और सम्मान की बुनियाद पर मजबूत करना है। इसका मतलब पुरुषों से अधिकार छीनना नहीं है, बल्कि महिलाओं को भी बराबर का अधिकार और अवसर देना है। इसका मतलब किसी धर्म या संस्कृति से नफरत करना भी नहीं है, बल्कि हर उस विचार की आलोचनात्मक समीक्षा करना है जो किसी इंसान की गरिमा और समानता को कमजोर करता है। क्योंकि समाज तभी आगे बढ़ता है जब वो सवाल पूछने और गलत को गलत कहने से नहीं डरता। और लास्ट में मैं आप सबसे एक सवाल छोड़कर जाना चाहती हूँ। अगर आपके घर में एक बेटी है, तो क्या आप उसके लिए वही सपने देखेंगे जो एक बेटे के लिए देखते हैं? अगर जवाब हाँ है, तो समझिए आप बदलाव का हिस्सा हैं। और अगर जवाब देने में झिझक हो रही है, तो शायद हमें अभी बहुत लंबा सफर तय करना है। याद रखिए, पितृसत्ता का अंत किसी एक कानून से नहीं होगा, किसी एक लेक्चर से नहीं होगा, किसी एक वायरल वीडियो से भी नहीं होगा। ये तब होगा जब हर घर में, हर स्कूल में, हर रिश्ते में और हर इंसान के भीतर ये विश्वास पैदा होगा कि इंसान की कीमत उसके जेंडर से नहीं, उसके चरित्र, उसकी क्षमता, उसकी इंसानियत से तय होती है। यही समानता है, यही लोकतंत्र है और यही एक सभ्य समाज की पहचान है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो सिर्फ लाइक और शेयर मत कीजिएगा। आज अपने घर में, अपने दोस्तों के बीच और अपने बच्चों के साथ सिर्फ एक बातचीत शुरू कीजिए। पूछिए, क्या हम सचमुच बराबरी में विश्वास करते हैं या सिर्फ बराबरी की बातें करते हैं? क्योंकि हर बदलाव एक सवाल से शुरू होता है और हर क्रांति एक नई सोच से। धन्यवाद।